वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेज। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार निरंतर चालू रख रहे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुर्गी पालन। मुर्गी पालन इस क्लास की जो पार्ट फर्स्ट था उसमें यहाँ पर ने पढ़ लिया था कि मुर्गियों का वर्गीकरण कैसा होता है, यानी उपयोगिता के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। आज जो अपन क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें मुर्गियों की प्रत्येक एक एक नस्ल के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यानी आज की क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, करते हैं काम की बात। ठीक है, तो आज की इस क्लास में अपन जो देखते हैं वो मुर्गी के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें अपन ने वर्गीकरण तक पढ़ लिया था। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मुर्गी की जो पहली नस्ल है उसका नाम है रोड आइलैंड रेड। क्या नाम है इसका? रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड के बारे में देखो इधर, इसका उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान कहाँ है? अमेरिका का रोड आइलैंड। यानी कहाँ पर पाई जाती है? अमेरिका के रोड आइलैंड में पाई जा रही है। ठीक है, अमेरिका के रोड आइलैंड में पाए जाने के कारण इसका नाम भी क्या पड़ा है? रोड आइलैंड रेड पड़ा है। ठीक है, संकरण की बात करें तो लेगहॉर्न और एशियाई नस्ल, ठीक है, इन दोनों के संकरण से ये क्या की गई है? तैयार। यानी लेगहॉर्न के और एशियाई जो नस्ल है उनके संकरण से ये क्या की गई है? तैयार की गई है। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो इसका शरीर कैसा होता है? लंबा और आयताकार, और कैसा होगा? चौड़ा। अब लंबा आयताकार यानी आप समझते हो, यानी इस तरह से होगा, ये इस तरह से। ठीक है, पंखों का रंग कैसा होता है? गहरे भूरे और लाल रंग का होता है। कलंगी इसकी कैसी होती है? सिंगल और रोज किस्म की, यानी इसकी जो कलम है वो गुलाबी किस्म की होती है। ठीक है, इसके साथ में इसके नर का वजन 3.8 kg और मादा का वजन कितना होता है? 3 kg। यानी नर का वजन 3.8 kg होता है और मादा का होता है 3 kg होता है। उपयोगिता की बात करें तो ये मांस और अंडे के लिए पाली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि विपरीत जलवायु में भी ये क्या देती है? कि अच्छा उत्पादन देती है। यानी कैसी भी ठंडी, गर्म या कैसी भी जलवायु आए, विपरीत जलवायु में भी ये अच्छा क्या देती है? उत्पादन। यानी इसके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार दोबारा अपन देखते हैं स्लाइड को। उत्पत्ति इसका कहाँ है? अमेरिका का रोड आइलैंड रेड, और इसका जो संकरण है वो लेगहॉर्न और एशियाई नस्लों का क्या है? संकरण के द्वारा तैयार की गई है। विशेषताओं की बात करें तो शरीर लंबा, आयताकार क्या होता है? चौड़ा होता है। पंखों का रंग कैसा होता है? गहरा भूरा और लाल रंग का होता है। कलंगी कैसी होती है? सिंगल और रोज किस्म की, यानी ये कलंगी कैसी होती है? रोज यानी गुलाबी रंग की होती है। नर का वजन होता है 3.8 और मादा का वजन होता है 3 kg। ये मांस और अंडा दोनों के लिए, यानी कैसी है? बहुउद्देशीय नस्ल के रूप में ये मानी जाती है। ठीक है, और विपरीत परिस्थितियों में भी ये क्या देती है? अच्छा उत्पादन देने का कार्य करती है। इसके बारे में ध्यान में रखना, रोड आइलैंड रेड के बारे में। दूसरी जो आती है नंबर 2 पर, उसका नाम है व्हाइट लेगहॉर्न। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेट या ICR या BHU या CUT के लिए पढ़ रहे हो तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? वेरी मोस्ट। क्यों है? इसका मूल स्थान है इटली, परंतु इसे 1835 में अमेरिका, उसके बाद में इंग्लैंड और 1920 में इसे कहाँ लाया गया था? भारत में लाया गया था। कहते हैं कि भारत में जब लाया गया था इसको तो शुरुआत में इसके 30,000 चूजे लाए गए थे। ठीक है, और उन्हीं चूजों से फिर जाकर ये अधिक मात्रा में क्या होगी? बढ़ती गई, इनकी संख्या अधिक मात्रा में बढ़ाई गई उन चूजों के द्वारा ही। तो शुरुआत में इसके चूजे कितने लाए गए थे? 30,000। कहाँ से लाए गए थे? इंग्लैंड से। कहाँ से लाए गए थे? इंग्लैंड से लाए गए थे। भूमध्य सागर की नस्लों का भूमध्य सागर की जो नस्ल है उनका सबसे अच्छी नस्ल यही है। भूमध्य सागर पर अनेक मिनारको है, लेगहॉर्न है, लेक्सन है, ये है। तो इनमें जो व्हाइट लेगहॉर्न है ये सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो शरीर कैसा होता है? छोटा, साफ सुथरा और क्रियाशील। ये देखो आप इस फोटो में देख सकते हो, छोटा होता है, क्रियाशील, यानी जल्दी तेजी से दौड़ने वाली होती है, उछल कूद ज्यादा करने वाली होती है। ठीक है, यानी भागा दौड़ी बहुत ज्यादा करेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। सफेद जो रंग होता है, इसका रंग तो कैसा होगा? सफेद, यानी इसका पूरा रंग तो कैसा होता है? सफेद, परंतु इसकी चोंच का और इसकी टांगों का और त्वचा का रंग कैसा होता है? पीला। चोंच और टांगों का रंग कैसा होता है? पीला। और टांगों पर क्या नहीं पाए जाते? पंख नहीं पाए जाते। ये खास विशेषता इसकी। टांगों पर क्या नहीं पाए जाते? पंख नहीं पाए जाते।
ठीक है। और पैर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कलंगी जो होती है वो गलचरम व लाल, यानी ये देख रहे हो गलचरम टाइप की या लाल रंग की क्या होती है, इसकी कलंगी होती है। उपयोगिता की बात करें तो सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं कितने अंडे देती है ये, तो ये एक वर्ष में 240 से लेकर 300 अंडे देती है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी है, तो अंडा उत्पादन के लिए कौन सी है, व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है। और इस मुर्गी की एक और विशेषता है कि ये मात्र 5 से 6 माह बाद ही प्रजनन के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, प्रजनन के लिए योग्य हो जाती है, अंडा देना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसे भारत कब लाया गया, तो 1920 में इसे कहाँ लाया गया, भारत। भूमध्य सागर की सबसे अच्छी नस्ल है। कैसा होता है शरीर, छोटा, साफ सुथरा और क्रियाशील होता है। रंग तो इसका होता है सफेद, परंतु चोंच है, टांग है, इनके जो त्वचा है उसका रंग कैसा होता है, पीला। ठीक है, और सर्वाधिक अंडे देने वाली ये क्या मानी जाती है, नस्ल मानी जाती है। तो दूसरी नस्ल ये थी अपनी, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरी है अपनी रेड कार्निश। और रेड कार्निश जो नस्ल होती है, उस नस्ल के बारे में अपन देखें तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है, इंग्लैंड। कहाँ माना जाएगा, इंग्लैंड इसका उत्पत्ति स्थान है। और संकरण क्या है, असील, मलाया तथा लड़ाकू जो इंग्लिश नस्ल है उनके संकरण से ये तैयार की गई है। यानी भारत की जो असील है और जो अपन बर्मा की अपन बात करें, ऐसे जो मलाया है, इनका क्रॉस किससे, लड़ाकू जो इंग्लिश थी उससे करवाया गया। और इनके क्रॉस से जो प्राप्त हुई वो क्या कहलाई, अपनी रेड कार्निश कहलाई। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो कंधे इसके दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। और इसका सीना क्या होता है, अधिक होता है। यानी ये जो कंधे दिख रहे हैं दोनों क्या होते हैं, ये कि उधर वाला, दोनों कैसे होते हैं, दूर दूर की तरफ होते हैं। ठीक है, इसके साथ में त्वचा का रंग कैसा होगा, पीला। और कलंगी किसके समान होती है, मटर के समान। आपको दिखाई भी दे रही होगी, देखो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या होती है, इसकी कलंगी होती है। यानी मटर के समान क्या पाई जाती है, इसकी कलंगी है, मटर की फली के समान समझ लो आप लोग। अमेरिका में अधिक प्रिय नस्ल मानी जाती है, सबसे ज्यादा फेमस अमेरिका में है। ठीक है, उपयोगिता की बात करें तो ये मांस के लिए पाली जाती है। और इसका मांस कैसा होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। ठीक है, और भारत में इसका देसी नस्लों से क्या कराने में, संकरण कराने में सर्वाधिक क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय नस्लों के साथ में सर्वाधिक संकरण कराने के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल क्या है, उपयोगी होती है, अच्छी होती है, तो वो कौन सी आती है, रेड कार्निश। और रेड कार्निश में एक और क्या बताए, इसका जो मांस होता है, इसका मांस होता है वो क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। कैसा होता है, मांस स्वादिष्ट होता है। ठीक है, ये भी खासकर आपने को ध्यान में रखनी है, मांस स्वादिष्ट होता है। कंधे दूर दूर होते हैं, त्वचा का रंग कैसा होगा, पीला होगा। ठीक है, रेड कार्निश कहाँ की है, इंग्लैंड की नस्ल, मुर्गी की नस्ल। अगला देखें अपन, फ्लाई माउथ रोक। कौन सी, फ्लाई माउथ रोक। फ्लाई माउथ रोक के बारे में, उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका, अमेरिका। देखो अमेरिका की एक तो रोड आइलैंड रेड थी अमेरिका की, और दूसरी कौन सी है, फ्लाई माउथ रोक है। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो मुर्गियों में सबसे बड़े आकार की है, सबसे बड़े आकार की नस्ल है। दिखने में दिख रही होगी, जो और मुर्गियां पड़ी हैं उनमें सबसे बड़े आकार की क्या है, ये मुर्गी है। शरीर इसका चौड़ा, ठीक है, कम होता है, और लंबा क्या होता है, अधिक। यानी अपन बोलेंगे इस तरह से, चौड़ा तो कम क्या होगा, कम, परंतु लंबा क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, आप देख रहे हो इसकी लंबाई यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक है, और इसकी चौड़ाई क्या है, कम। चौड़ाई कम होता है और लंबा क्या होता है इसका, अधिक होता है। उस पर धारियां होती हैं और काले रंग के क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। धारियां होती हैं, देखो इस तरह से धारियां, और काले रंग के कहाँ, स्पॉट या धब्बे दिखाई देते हैं। चमड़ी व टांगे कैसी होंगी, पीली। और कलंगी कैसी होगी, बड़ी। कलंगी अन्य की अपेक्षा क्या होती है, बड़ी होती है। और इसकी जो चमड़ी और जो टांगे होती है वो किस रंग की होती है, पीली। यानी अभी तक अपन ने 3 मुर्गी पढ़ी, तीनों में देखें तो उनकी चोंच, त्वचा और अपन बात करें टांगे, तो वो कैसी होती है, पीले रंग की होती है। ठीक है, रोड आइलैंड रेड की तो विशेषता क्या थी, वो वर्गाकार थी, आयताकार थी। ठीक है, और अपनी जो व्हाइट लेग और वो कैसी थी, सफ़ेद थी। ठीक है, साफ सुथरी थी, गतिशील ज़्यादा थी या क्रियाशीलता उसमें ज़्यादा पाई जा रही थी। और इसमें क्या विशेषता है, उस पर धारियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और रेड कार्निश में क्या विशेषता थी, उसके कंधे क्या होते थे, दूर दूर थे। ठीक है, उसके बाद में इसमें वजन की बात करें तो 4.3 kg वजन होता है नर का। कितना होता है, 4.3 kg। और मादा का कितना होता है, 3.4। तो अगर वजन की बात देखें तो सर्वाधिक। तो वजन से ये भी पता चल गया ये किसके लिए पाली जाएगी, मांस के लिए पाली जाएगी। ठीक है,
तो उपयोगिता की बात करें तो उत्तम कोटि का यानी बेस्ट क्वालिटी का क्या होता है इसमें, मांस। क्या होता है, मांस। और ये एक वर्ष में अंडे भी देती है, 280 तक क्या देती है, अंडे देती है। तो ज़्यादातर ये मांस के लिए पाली जाती है और मांस के साथ साथ में किसके लिए, अंडा उत्पादन। ये कैसी है, बहुउद्देशीय नस्ल है। उपयोगिता के आधार पर कैसी है, बहुउद्देशीय नस्ल के अंतर्गत रखी जाती है। अगला आता है असील। ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असील जो नस्ल है, असील जो नस्ल है, इस नस्ल का पहली बात तो उत्पत्ति क्या आएगा, उत्पत्ति। उत्पत्ति है दक्षिणी पंजाब या सिंध पाकिस्तान, इस तरह के। देखो असील के बारे में पढ़ा, लड़ाकू। लड़ाकू दिखने में कैसी होती है, इस तरह की होती है। लड़ाकू तो क्या, मनोरंजन के लिए, यानी लोग अपने मनोरंजन के लिए इन असील जो मुर्गी होती है उसको आपस में लड़ाया जाता है, तो इस कारण लड़ाई के लिए प्रसिद्ध होती है, मनोरंजन के लिए, प्रदर्शन के लिए। ठीक है, तो ये दिखने में इस तरह की होती है। जो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, दक्षिणी पंजाब या सिंध पाकिस्तान। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो ये मुर्गी लड़ाई के लिए क्या होती है, अधिक प्रसिद्ध होती है, यानी मनोरंजन के लिए भी बोल सकते हैं इसके लिए, मनोरंजन, ध्यान रखना, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट। ठीक है, उपयोगिता की बात करें तो ये इसका मांस कैसा होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। इतना तो नहीं पाया जाता इसमें मांस, परंतु ये मांस खाने में क्या होता है, स्वादिष्ट। और ये एक वर्ष में जो अंडे देती है वो कितनी देती है, 60 अंडे, यानी बहुत ही कम मात्रा में क्या देती है, अंडे देती है। ठीक है, देसी नस्ल। कौन सी नस्ल है, देसी नस्ल। एक और बात है इसमें, देसी नस्ल के अंडों का आकार, अंडों का आकार क्या होता है, अधिक होता है, ज्यादा होता है। वजन, वजन भी बात करेंगे और आकार दोनों क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, इसका उत्पत्ति बहुत बार पूछ सकता है, दक्षिणी पंजाब या फिर कहाँ आएगा, सिंध पाकिस्तान। ठीक है, लड़ाकू या मनोरंजन के लिए पाली जाती है, मां स्वादिष्ट होती है। अंडे कितने देती है, मात्र 60 अंडे देती है। दूसरी होती है कड़कनाथ। कड़कनाथ का दूसरा नाम क्या होता है, काली मांस। दिखने में देखो काली है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश का झाबुआ या धार जिला। कौन सा आएगा, झाबुआ या धार जिला माना जाता है इसका, एमपी का, ध्यान रखना, एमपी में धार या झाबुआ जिला। विशेषताओं की बात करें तो काले मांस के लिए ये अधिक पाली जाती है और दिखने में कैसी होती है, काले रंग की। और ये एक वर्ष में जो अंडे देती है वो कितने देती है, 80 अंडे देती है। ये सीधा का सीधा आया हुआ है। काले मांस के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो कौन सी आती है, कड़कनाथ। उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, एमपी में है। ठीक है, तो ज्यादातर ये किसके लिए, भाई नाम ही में काले मांस, तो किसके लिए पाली जाएगी ये, ज्यादातर मांस के लिए, यानी मांस। और वैसे मुर्गियों का मांस कैसा होता है, सफेद मांस। कैसा होता है, सफेद मांस। मुर्गियों का मांस हमेशा सफेद कहलाता है। और मुर्गी को छोड़कर जितने भी पशु हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी, उनका कहलाता है लाल मांस। कैसा मांस, लाल मांस कहलाता है। ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, परंतु एक मुर्गी यान की है, कौन सी, कड़कनाथ, जिकी को मांस कहने को है काला, काला मांस। ठीक है, कैसा होता है, काला मांस। तो ये खासकर इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना। ये आया भी है, क्वेश्चन जेट में आया हुआ पहले। अगला चितगोंगा। चितगोंगा नस्ल इस तरह की दिखाई देती है। पहली बात तो इसकी फोटो देखो। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान मेघालय व त्रिपुरा, जो 7 सिस्टर होती हैं, मेघालय और त्रिपुरा, वही इसका क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो भूरे सुनहरे हल्के पीले रंग का होता है और यह आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। आकार इसका क्या होता है, बड़ा होता है। उपयोगिता की बात करें तो मांस कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है। और ये एक वर्ष में कितने अंडे देती है, 100 अंडे देती है। अभी तक जो अपन नस्ल, जो विदेशी नस्लों के अलावा जो पढ़ते आ रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा ये दे रही है। चितगोंगा कहाँ की है, अपने भारत की है, देसी नस्ल है। ये कौन सी नस्ल है, देसी नस्ल है। उसके बाद में अगली नस्ल आती है बुसरा। कौन सी आती है, बुसरा। बुसरा नस्ल, इसका मूल स्थान क्या है, महाराष्ट्र के नवापुर और गुजरात का सूरत। गुजरात का क्या, सूरत, इसका क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। वजन की बात करें तो मुर्गा और मुर्गी दोनों का वजन कितना होता है, 850 ग्राम से लेकर 1250 ग्राम तक होता है। यानी पूर्ण किलो से लेकर 1.25 किलो तक पाई जाए, या नर हो चाहे मादा। और उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका, महाराष्ट्र और गुजरात। एक वर्ष में ये अंडे देती है 55 से लेकर 60 अंडे देती है। तो इसमें तो केवल आपको यही ध्यान रखना है कि भाई साहब बुसरा के नाम से क्या है, एक मुर्गी की नस्ल है।
इतना ध्यान रखो। और इसका उत्पत्ति ध्यान रख लो, ये कहाँ, एक तो महाराष्ट्र में और एक कहाँ है, गुजरात में। बस इतना ही रख लो तो वही काफ़ी है। ठीक है, अगली नस्ल मुर्गी की देखते हैं, वो कौन सी? अगली आती है पंजाब भूरी। इंपॉर्टेंट है भाई पंजाब वालों को। ठीक है, पंजाब भूरी की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान जो माना जाता है वो पंजाब का गुरदासपुर और हरियाणा का अंबाला। दिखने में इस तरह की, पंजाब का गुरदासपुर और हरियाणा का अंबाला, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, पंजाब भूरी। विशेषताओं की बात करें तो कलंगी कैसी होती है, लाल रंग की और सिंगल होती है, यानी अकेली होती है। मुर्गे का वजन होता है 2.25 किलो यानी 2.15 और मुर्गी का होता है 1.57 kg। ठीक है, यानी मुर्गे का वजन हमेशा ध्यान में ये भी रखना है कि मुर्गी का वजन ज़्यादा होता है मुर्गी का, तो मुर्गी का हमेशा वजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। उपयोगिता की बात करें तो एक वर्ष में लगभग 60 से लेकर 80 अंडे देती है। और अंडे किस रंग के होते हैं, इंपॉर्टेंट, अंडे किस रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। अंडे किस तरह के, भूरे रंग के होते हैं, ये ध्यान में रखना। पंजाब भूरी नाम से पता चला, पंजाब के भूरी का मतलब है, आप ये समझ लेना हरियाणा। ठीक है, दो शब्द इस तरह से। आगे बात करें जो झारसिम है, ठीक है, अगली नस्ल कौन सी है, झारसिम। झारसिम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, झारखंड है। मांस व अंडे के लिए पाली जाती है। एक वर्ष में ये लगभग 165 से लेकर कितने अंडे देती है, 170 अंडे देती है। और इनके नर और मादा दोनों का वजन कितना होता है, 1600 से लेकर 1800 ग्राम, 1600 से लेकर 1800 ग्राम होता है। इसमें भी यही ध्यान रखना है, जो झारसिम है ये एक तो किसकी नस्ल है, मुर्गी की नस्ल है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। और इसका उत्पत्ति कहाँ है, झारखंड है। ये दो चीज ही ध्यान में रख लो तो काफी है इसमें। ठीक है, इतना डिटेल से नहीं पूछने वाला। हाँ, पंजाब भूरी के बारे में पूछता है, ये पंजाब और हरियाणा की फेमस नस्ल मानी जाती है वहां की। ठीक है, आगे आते हैं घाघस। घाघस भी इंपॉर्टेंट है। घाघस जो है एशियाई नस्ल की श्रेणी में रखी जाती है। इसका उत्पत्ति स्थान है कर्नाटका का कोलार क्षेत्र। कहाँ, कर्नाटका का कोलार क्षेत्र, या देसी नस्ल में मानी जाएगी। कौन सी नस्ल है, देसी नस्ल, देसी नस्ल में रखी जाएगी। ठीक है, कलंगी कैसी होती है, लाल और मटर की तरह, और कैसी होती है, सिंगल होगी। ठीक है, कलंगी आप समझते हो, यानी ये वाला जो भाग होता है उसके ऊपर जो इस तरह की जो संरचना पाई जाती है, इस तरह की, ये मटर के दाने के समान है। ठीक है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, कलंगी कहलाएगी। ठीक है, चलो ये इसकी कलंगी होगी। ठीक है, मुर्गा है उसका वजन कितना होता है, 2.16 kg और मुर्गी का कितना होता है, 1.47 kg होता है। उपयोगिता की बात करें तो एक वर्ष में ये कितना देती है, लगभग 45 से लेकर 60 अंडे देती है। कितना देती है, 45 से 60 अंडे देती है। अगली आती है कामरूपा। ठीक है, कौन सी रूपा, कामरूपा। ठीक है, कामरूपा का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाएगा, कहाँ, असम माना जाएगा। उत्पत्ति कहाँ है, असम है। इसका मुर्गा जो होता है 3 kg का और मुर्गी कितनी होती है, लगभग 1.57 kg, यानी 1.57 kg इसकी मुर्गी का वजन होता है। उपयोगिता की बात करें तो एक वर्ष में 30 से 80 अंडे देती है। और इसके अंडे भी किस तरह के होंगे, भूरे रंग के होंगे, हल्के भूरे रंग के होते हैं, पंजाब भूरी की तरह। पंजाब भूरी के भी कैसे थे, हल्के भूरे या भूरे रंग के थे, इसके कैसे, हल्के भूरे। और दिखने में किस तरह की होती है, इस तरह की होती है। ठीक है, ये होगी अपनी 12 नस्लें। उसके बाद में एक और अपनी सबसे इंपॉर्टेंट आती है राजस्थान के लिए। ऐसे समझ लो, राजस्थान के लिए उपयोगी है सबसे ज़्यादा। राजस्थान के लिए तो इसका मतलब कौन से एग्जाम, जेट के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, क्यों फेमस है इसमें देखो, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में दे रखा है कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, राजस्थान। अब भाई साहब आपसे पूछे राजस्थान में कहाँ है, तो प्रतापगढ़। कहाँ है, प्रतापगढ़। राजस्था61 में भी कहाँ है इसका उत्पत्ति स्थान, प्रतापगढ़ में है। ये उपयोगिता की बात करें तो मांस और अंडा दोनों के लिए पाली जाती है। एक वर्ष में 161 अंडे देती है। अब फिक्स नहीं है 161, 60 भी देते तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, 165 भी दे सकती है। आप बोला सर आपने तो 160 ही बताया, 161 ही बताए, तो 161 नहीं दिया, हमारी तो 160 ही दे दिए। ठीक है, तो वो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, जो बुक में है वो आपने पढ़ के आपको बता दिया। तो 161 अंडे देती है। ठीक है, उसके साथ में नर का वजन कितना होता है, 1478 ग्राम होता है। 1478 से लेकर कितना, 3020 ग्राम, यानी 3 kg तक का मुर्गा हो सकता है। और मुर्गी कितनी होती है, 2736 ग्राम से, यानी 1283 से लेकर 2736 ग्राम।
यानी अपन बोल सकते हैं 1.5 से लेकर 3 kg या 3.5 kg तक मुर्गी का क्या होता है, वजन होता है। अपने लिए सबसे ज्यादा ये प्रताप धन कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। राजस्थान के कौन से जिले से, प्रतापगढ़ से इसे विकसित किया गया, राजस्थान से। अंडा और मांस के लिए पाले जाते हैं। कितने अंडे देती है, लगभग ऐसे समझो 161 या 60 अंडे देने का कार्य करती है। ये तो होगी मुर्गियां। अब मुर्गियों के आवास के बारे में देखते हैं कि मुर्गियों का आवास कैसा होता है। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे हाउसिंग सिस्टम ऑफ चिकन, यानी मुर्गियों का हाउसिंग सिस्टम, यानी मुर्गी पालन का आवास कैसा होता है। आवास सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आता है, घर के पीछे मुर्गी पालना। जिसके पीछे, घर के पीछे मुर्गी पालेंगे, यानी बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। अपने जो घर होता है उस घर में अपन क्या करेंगे, पीछे की ओर मुर्गियां पालेंगे, थोड़ा सा यूं बाड़ा बनाकर। ठीक है, बाड़ा बनाकर पालेंगे। और उस खाली स्थान में कितनी, लगभग 5 से 7 मुर्गियां पाली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, लगभग 5 से कितनी, 7 मुर्गियां। तो आपसे बोलेगा बैकयार्ड में या बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम में कितनी मुर्गियां पाली जाती है, तो 5 से 7 मुर्गियां। घर के पीछे ही खाली स्थान होता है, उसको बाड़ा बनाकर उसमें मुर्गियां पालना। दूसरा था विस्तृत प्रणाली, जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिव या फेस रेंज या फ्री रेंज सिस्टम। ठीक है, विस्तृत प्रणाली में देखो क्या होता है, यानी खुला छोड़ देगा आप, पशुओं ने क्या कर देगा, खुला छोड़ देगा। यानी इसमें कह रहा है कि 125 पक्षी होंगे कितने क्षेत्र में, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में, यानी 10,000 वर्ग मीटर में कितना पक्षी छोड़ देंगे आप, 125 पक्षी। पक्षी क्या है, यानी मुर्गियां, जिसमें मुर्गियां यानी सब शामिल हो गए, मुर्गे और मुर्गे दोनों शामिल हो गए। ठीक है, अनुकूल मौसम होने पर, ऐसे मालूम मौसम अनुकूल है, यानी कोई रोग राग नहीं फैल रहा है, मौसम अनुकूल है, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, बीच का है। ठीक है, अगर मौसम बढ़िया रहेगा तो वही 10,000 वर्ग मीटर पर, 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर अपन लगभग 250 मुर्गियों को पाल सकते हैं। 250 मुर्गियों को क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं। इस हिसाब से, या कई बार बहुत ही ज़्यादा अगर स्थान हो तो प्रति पक्षी जो होता है 1 वर्ग फुट स्थान में भी आराम से क्या हो सकता है, पाला जा सकता है। तो ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। विस्तृत यानी खुला, आप ऐसे समझो, विस्तृत यानी ये खुला छोड़ देंगे आप पूरा खेत में। ठीक है, और खेत के अनुसार, यानी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है तो 125 छोड़ देगा, अनुकूल मौसम है तो 250 छोड़ देगा। अगर फिर भी स्थान नहीं है तो 1 वर्ग में 1 मुर्गी को स्थान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कौन से में, विस्तृत प्रणाली के अंतर्गत। अगला दूसरा जो आता है विस्तृत प्रणाली में, जो तीसरा आता है इसी में ही, वो आती है अर्ध सघन प्रणाली, यानी सेमी इंटेंसिव सिस्टम। सेमी इंटेंसिव सिस्टम में देखो क्या होता है, इसमें अधिकतम 750 पक्षी प्रति हेक्टेयर में पाले जाते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने पक्षी, अधिकतम 750 पक्षी पाले जाएंगे। ठीक है, ये अनेक प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले आता है पोल्ट्री घेरा प्रणाली, यानी पोल्ट्री रन सिस्टम। पोल्ट्री रन सिस्टम में क्या होता है कि 50 पक्षी होने पर कितना स्थान उपलब्ध कराएंगे, 270 वर्ग फुट स्थान उपलब्ध कराएंगे। अगर मान लो 50 से ज़्यादा हो गया अपने को तो कितना स्थान, 160 वर्ग फुट स्थान क्या करेंगे, उपलब्ध करा देंगे। पक्षी ज़्यादा होने पर स्थान क्या कर देंगे, कम कर देंगे। उठाऊ मकान प्रणाली, इसको बोलते हैं फोल्डिंग यूनिट सिस्टम, यानी कहीं पर भी उठा के मकान को दूसरी जगह अपन ले जा सकते हैं। मकान का आकार कितना होगा, 25 गुणा 5 फुट, और उस मकान में कितनी मुर्गियां रखी जाती हैं, 18 से लेकर 20 मुर्गियां पाली जा सकती है। 18 से लेकर 20 मुर्गियां पाली जा सकती हैं। और मकान का आकार कैसा होगा, 20 गुणा 5 फुट। ध्यान रखना कौन से में, उठाऊ मकान प्रणाली, यानी फोल्डिंग यूनिट सिस्टम के अंतर्गत। प्रति मुर्गी, यानी 1 मुर्गी को कितना स्थान प्राप्त होगा, इसके अनुसार लगभग 5 वर्ग फुट स्थान क्या होगा, प्राप्त होगा। आप ही देख लो, 20 पंजो 100, कितना हो गया, 100, और मुर्गियां पाल रहे हैं 5, तो इसमें भाग दे दो, यही से गया, यानी 5 फुट आ गया अपने आप, क्या गया 5, यानी देखो 100 वर्ग फुट स्थान प्राप्त हुआ अपने को इसके अनुसार। ठीक है, और मुर्गियां कितनी है, मान लो 20, तो 1 मुर्गी को कितना, 5 वर्ग फुट स्थान क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3-4 बातें हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट, कि उठाऊ मकान प्रणाली में मकान का आकार, कितनी मुर्गियां 1 मकान में पाली जा सकती है, 1 मुर्गी को कितना स्थान प्राप्त होगा, 5 वर्ग फुट स्थान क्या होता है, मुर्गी को प्राप्त होता है। ठीक है, अगली आती है सघन प्रणाली, इसको बोला जाता है इंटेंसिव सिस्टम। यह कितनी प्रकार की होती है, 4 टाइप्स होती है, 4 प्रकार की होती है। अब 4 प्रकार कौन कौन से हैं,
ठीक है, ये उठाऊ मकान की फोटो है, उठाऊ मकान, ठीक है, जिसमें 25 गुणा 5 फुट का जो ये घर है और इस घर में लगभग 18 से 20 मुर्गियां हैं। एक मुर्गियों को कितना स्थान प्राप्त हुआ? 5। अंतिम जो अपनी 4 नंबर की सघन प्रणाली यानी इंटेंसिव सिस्टम, ये 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है बैटरी, पिंजरा या बैटरी या केज ऑर्डर, इनमें पिंजरों बनाए जाए, इस टाइप को पिंजरों, और भी पिंजरा में क्या रखी जाए? मुर्गी रखी जाए। क्या विशेषता है कि इसमें जालीदार पिंजरे का उपयोग किया जाता है। लगभग 3 से 5 पक्षी एक पिंजरे में, और पिंजरे का आकार कितना होगा? 25 गुणा 45 सेमी में है, ध्यान रखना। और 75% उपयोग इसी के द्वारा किया जाता है, यानी मुर्गी पालन का अपने भारत में 75% जो उपयोग है घरेलू, वो कौन सी के द्वारा किया जाता है? बैटरी या पिंजरा के द्वारा। तो आपसे पूछ सकता है सर्वाधिक अपनाई जाने वाली मुर्गी पालन का आवास कौन सा है? तो वो कौन सा है? बैटरी वाला। और बैटरी किसमें? पहले बात तो सघन प्रणाली में, और सघन प्रणाली में कौन सी है? बैटरी या पिंजरा क्रम, ठीक है। इसमें पिंजरे का आकार भी ध्यान रखना 25 गुणा 45 सेमी। अगला पहला हो गया, इसमें दूसरा आता है, देखो नंबर 2 का। नंबर 2 का जो आता है उसका नाम है गहरी बिछावन। यहां क्या आएगा? बिछावन प्रणाली यानी डीप लिटर सिस्टम। गहरी बिछावन प्रणाली में क्या होगा? इस प्रणाली में कुक्कड़ आवास की बाहरी दीवार की ऊंचाई कितनी? 4 फुट है, यानी कुक्कड़ की या बाहरी की जो दीवार है इसकी ऊंचाई आपा कितनी फुट रखेंगे? 4 फुट है, ठीक है। दीवार का ऊपरी भाग जो होता है, शेष जो भाग होगा वो कैसा? जालीदार, और इसका ऊपरी आपा के लगा देगा? जाली लगा देंगे, लगा देगा जाली, ठीक है, इस हिसाब से। उसके बाद सर्वप्रथम आवास में 6 इंच मोटी क्या बिछा ली, इसका अंदर ये क्यों है? वो घर है वो, देखो इस हिसाब से, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, क्या यहाँ इसी में क्या होता है? एक घर होता है। घर कैसे बनाए? ऐसा समझो, ये अब इसके अंदर ही क्या है? एक घर है, ठीक है। घर में तो क्या करेंगे? 6 इंच मोटी बिछावन की एक तह बिछा देंगे। इसका गीले होने पर इसके ऊपर और इस तरह की क्या तह लगा दी जाती है। ये क्रम कितनी इंच मोटाई तक चलेगा? 12 इंच मोटाई तक, यानी 12 इंच मोटाई तक आप अभी बार बार के बिछाता रहूंगा, बिछावन बिछाता रहूंगा। ये बिछावन किसकी काम में ले सकते हैं? ये धान का भूसी होती है, गेहूं जो जई इनका भूसा होता है, लकड़ी का बुरादा होता है, या बारीक कटी हुई लकड़ी होती है, घास गन्ने की, इस तरह की अपन क्या कर सकते हैं? बिछावन बिछा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का क्या कहलाएगा? गहरी बिछावन प्रणाली कहलाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा कुछ है नहीं। एक तो जो आवास में चारों ओर की तरफ 4 फुट ऊंची दीवार होगी, और पहली बिछावन 6 इंच मोटी, और कब तक बिछाएंगे? 12 इंच तक बिछाने का कार्य करेंगे। अब इसी की जो गहरी बिछावन प्रणाली है, इसी के बारे में और दे रखा है कि इस प्रणाली में मुर्गी पालन के लिए कुक्कुट आवास का आकार मुर्गियों की संख्या के अनुसार रखा जाएगा। यानी देखो आप यो हो घर, और भी घर का सामने यो हो बाड़ो, ठीक है, और आगे 4 मेरसू ये जाड़ीसू के यहाँ पैक, ऐसा था। तो ये कह रहा है कि ये वाला घर है, ये मुर्गियों की संख्या के अनुसार होगा, यानी 100 मुर्गियां हैं, तो उस घर का आकार कैसा रखें? तो उस वो कैसा होना चाहिए? लंबा तो होना चाहिए 20 फुट। कितना फुट होना चाहिए? 20 फुट तो लंबा होना चाहिए, 15 फुट क्या होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए, और 10 फुट क्या होना चाहिए? ऊंचा। वो घर कैसा होना चाहिए? 20 फुट लंबा, 15 फुट ऊंचा, वह चौड़ा, और 10 फुट ऊंचा होना चाहिए। अगर मुर्गियों की संख्या वहीं 200 है, तो लंबा कितना हो जाएगा? 30, चौड़ा कितना हो जाएगा? 20, और ऊंचा कितना हो जाएगा? 10। अगर 500 है तो लंबा कितना? 60, ऊंचा कितना? 25, और चौड़ा कितना? 25, और ऊंचा कितना रहेगा? 10 ही रहता है। और मुर्गियों की संख्या मान लो 1000 है, तो उस जो ये घर है, उस घर की जो लंबाई है वो तो होगी 100 फुट, और उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 30 फुट, और उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 10 फुट। यानी तीनों बातों से ये पता लगा कि ऊंचाई सभी की समान रखी जाएगी। आकार जो बढ़ेगा वो लंबाई और किस में बढ़ेगा? चौड़ाई में बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये वाली 3 जो बातें हैं, 4 बातें, ये वेरी बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 100 मुर्गियों के लिए, 200 मुर्गियों के लिए, 500 और 1000 मुर्गियों के लिए। अगला आता है तीसरा, बिछावन अहाता प्रणाली। बिछावन अहाता प्रणाली कह रही कि यह गहरी बिछावन और पोल्ट्री घेरा दोनों का मेल, या दोनों के मेल से क्या की गई है? विकसित की गई है।
इसमें रेन बसेरे के साथ, इसमें भी रेन बसेरे के साथ लगा एक क्या होता है, आहता, यानी सेम ये ऐसा ही होगा, ये हो गया रेन बसेरा और उसके चारों ओर क्या हो गया, बाड़ा हो गया, इस तरह से। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल से, आगे है नहीं, बस उतना ही था उसमें। अंतिम जो आती है तार फर्श वाला घर प्रणाली। तार फर्श वाला घर प्रणाली यानी मुर्गी पालन की यह जो पद्धति है वो गहरी बिछावनी और पिंजरा कर्म प्रणाली का मिला जुला है। यानी पिंजरा होता है और गहरी बिछावनी यानी नीचे की तरफ क्या बिछा रहता है, कूड़ा या भूसा, इस तरह से बिछा रहता है। घर का जो फर्श होता है वो कच्चा अथवा कैसा रखा जाता है, पक्का रखा जाता है। इस प्रणाली में फर्श पर लगभग 3 फुट ऊपर तक क्या लगे होते हैं, तार की जाली लगी होती है। जाली का आकार जो होगा वो कितना होगा, 12 गुणा 6 इंच या फिर 15 गुणा 6 इंच। ये किसको दर्शाता है, इंच को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रणाली में 100 पक्षियों के लिए प्रति पक्षी कितनी, 2 वर्ग फुट स्थान की क्या होगी आवश्यकता। और मान लो पक्षी ज़्यादा हैं तो इसकी 2 की जगह कितना कर देंगे, 1 वर्ग फुट कर देंगे, यानी प्रति पक्षी प्रति वर्ग स्थान। ठीक है, इसके अंदर प्रति पक्षी प्रति वर्ग स्थान क्या कर देंगे, उपलब्ध करा देंगे। अगला आता है, ये आवास पूरा हो गया। आवास के बाद में जो अगला आता है, कुक्कुट आवास में काम आने वाले उपकरण। सबसे पहले दाने के पात्र, यानी 100 पक्षी अपने तो दाने के लिए जो पात्र यानी नाद यानी लहास। अब बोलेगा सर दाना तो भी कमाने अलग ही पात्र हो यहाँ को, ठीक है, अपना आप निकल मुकर, अपन उसकी बात नहीं कर रहे, अपन नाद की बात करें, लहास की बात करें। उसका आकार उनकी उम्र के अनुसार निम्न प्रकार से होगा। यानी पक्षी क्या है, 1 से 4 सप्ताह के हैं, यानी छोटे हैं, तो उस नाद की आकार 3 लंबा कितना होगा, 3 फुट, चौड़ा कितना 4 इंच और ऊंचा कितना होगा 2 इंच होगा, इस तरह से होगा। अगर पक्षी थोड़े बड़े हो गए, 4 से 8 सप्ताह के हो गए, तो उसकी लंबाई 6 फुट कर देंगे। बाकी उसकी चौड़ाई और ऊंचाई कितनी रखेंगे, 4 इंच चौड़ाई रखेंगे, 4 इंच चौड़ाई रखेंगे और 2 इंच क्या रखेंगे, ऊंचाई रखेंगे। अगर पक्षी 8 से 12 सप्ताह के होते हैं तो लंबाई 8 फुट है और चौड़ाई 6 इंच कर देंगे और ऊंचाई कितनी कर देंगे, 4 इंच कर देंगे। अगर पक्षी 12 से 20 सप्ताह के होते हैं तो उस नाद का आकार कितना कर देंगे, बढ़ाकर 11 फुट, चौड़ाई कितनी कर देंगे 6 इंच और ऊंचाई कितनी कर देंगे 5 इंच कर दी जाएगी। ये अच्छे से ध्यान में रखना आपको। दूसरा आता है अंडे का घोंसला या बॉक्स। अंडे का घोंसला या बॉक्स, इसमें कह रहा है प्रति 5 से 6 मुर्गियों पर एक घोंसला या क्या बनाया जाता है, बॉक्स बनाया जाता है। यानी 5 से लेकर 6 मुर्गियों पर एक अपन क्या बनाएंगे, घोंसला। अब घोंसला किसके लिए बनाया जाता है पता है, अंडा देने के लिए। ठीक है, अंडा देने के लिए 50 मुर्गियों के लिए अगर 5 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा और 2 फुट ऊंचा सामुदायिक घोंसला भी बनाया जा सकता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना कि भाई मेरे पास 5 मुर्गियां हैं तो 5 मुर्गियों के लिए कितने घोंसले की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक घोंसले एक बॉक्स की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ती है। आगे देखो, अगला आता है ग्रिट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ग्रिट वाला क्या है, इंपॉर्टेंट है। कहां बग गया, ग्रिट में क्या होता है, ग्रिट के बर्तन। अब ग्रिट क्या होते हैं, पहली बात तो यानी जो संगमरमर होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े, वो क्या कहलाएंगे, ग्रिट। तो उन टुकड़ों को रखने के लिए, उन टुकड़ों से क्या होती है, उसकी पाचन शक्ति क्या होती है, ठीक होती है। देखो कुक्कुटशाला में मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने के लिए संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े रखना जरूरी होता है, उनसे उनकी क्या बढ़े, पाचन शक्ति बढ़े। इस कार्य के लिए धातु या लकड़ी का एक पात्र रखा जाता है, उसको बोलते हैं ग्रिट के बर्तन। वयस्क मुर्गियों के लिए ग्रिट की जो है वयस्क मुर्गियों या पक्षियों को ग्रिट की अधिक क्या होती है, आवश्यकता। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वयस्क यानी जवान मुर्गियों के लिए या मुर्गों के लिए। अगला आता है चारे के पात्र। ये कह रहा है लगभग 1 सप्ताह के पश्चात पक्षियों को, ठीक है, विटामिन ए तथा रेशे की पूर्ति के लिए हरा चारा उपलब्ध कराना चाहिए। अब कह रहा है कि अगर अपने पास में 100 पक्षी हैं, उनका वजन 100 पक्षियों के लिए अपन क्या करेंगे, 3 kg हरा चारा खिलाएंगे और हरे चारे में उनको क्या, रिज का, बरसिम और पालक खिलाना चाहिए।
ये भी मोस्ट है भाई। 100 पक्षियों के लिए हरे चारे कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 3 kg। और हरा चारा के रूप में किसको खिलाया जाएगा? तो रिजका, बरसिम और पालक को खिलाया जाएगा। ये भी ध्यान में रखना आप लोगों को। अगला आता है आहार निर्धारण के सिद्धांत। ये थोड़ा सा ही है परंतु है इंपॉर्टेंट, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो बता दूंगा वो भी। आहार सिद्धांत क्या होते हैं निर्धारण के, यानी मुर्गियों को आहार की आवश्यकताओं तथा अवस्थाओं के अनुसार आजकल बाजार में निम्नलिखित प्रकार का आहार उपलब्ध कराना। प्रारंभिक आहार यानी आवरणों जो है वो 21 दिन से आज निकले है पहली बार, ठीक है, तो वो पहले दिन से लेकर 8 सप्ताह तक, यानी पहला दिन से लेकर 8 सप्ताह यानी 2 महीना तक उसके बीच में जो बिना आहार दिया जाएगा वो भी चूजान है, वो क्या कहलाता है? प्रारंभिक आहार, यानी क्या बोलते हैं? स्टार्टर रेशन, स्टार्टर राशन बोला जाएगा इसको। कौन सा राशन? स्टार्टर राशन। दूसरा आता है वर्दी आहार, ग्रोवर राशन, यानी 8 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक के पक्षियों को दिए जाने वाला राशन क्या कहलाता है? ग्रोवर्स राशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में अंडा उत्पादन आहार, अंडा उत्पादन आहार यानी लेयर्स रेशन, लेयर राशन। अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं, लेयर्स किसको बोला जाएगा? लेयर्स बोला जाएगा जिनको अपन क्या करते हैं? अंडा के लिए पाले जाते हैं, अंडा उत्पादन के लिए। अंडा उत्पादन के लिए अगर मुर्गियों को पाला जाता है तो वो क्या कहलाती हैं? लेयर्स मुर्गियां कहलाती हैं। कौन सी मुर्गी? लेयर्स। तो उन मुर्गियों के लिए जो भी आहार उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कब? 20 सप्ताह के बाद। 20 सप्ताह के बाद मुर्गियों को जो आहार उपलब्ध कराया जाएगा, किसके उद्देश्य से? फिर कह रहा हूं, अंडा उत्पादन के उद्देश्य से, वो क्या कहलाता है? लेयर्स राशन कहलाता है। ज्यादातर लेयर्स के बारे में पूछता है, हिंदी में भी दे देगा, और हिंदी में तो क्या लिखा देगा? लेयर्स लिख देगा, और इंग्लिश में क्या लिख देगा? लेयर्स, इस तरह से लिख देगा, तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी। अगला आता है प्रजनक यानी ब्रीडर, यानी इस प्रकार का आहार जो प्रजनन कार्य हेतु पक्षियों को दिया जाता है, ब्रीडर्स आहार कहलाएगा। उसके बाद में बॉयलर प्रारंभिक आहार। बॉयलर किसको बोलते हैं? ध्यान रखना, बॉयलर यानी मांस के लिए पाली जाने वाली, किसके लिए? मांस के लिए जो मुर्गियां पाली जाती हैं वो बॉयलर कहलाती हैं, ठीक है। तो मांस के लिए शुरुआत में जो देंगे आहार वो क्या कहलाएगा? प्रारंभिक, और जो बाद में देंगे अंतिम समय पर वो क्या कहलाएंगे? फिनिशर। क्या कहलाएगा? फिनिशर, यानी बाद में दिया जाने वाला आहार। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जो बॉयलर के लिए मुर्गियां पालेंगे, बॉयलर के लिए, बॉयलर यानी मांस के लिए, किसके लिए? मांस के लिए पाली जाएगी। अब मांस के लिए जो मुर्गियां पाली जाएंगी उनको बेचा कब जाता है? तो उनको बेचा जाता है 6 से 8 सप्ताह के बाद। कब बेचा जाएगा भाई साहब? 6 से 8 सप्ताह के बाद। यह उनका वजन 1.5 kg होने पर, कितना केजी होने पर? 1.6 kg वजन होने पर उनको मार्केट में बेचा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ध्यान में रखना कि बॉयलर यानी किसके लिए? मांस के लिए पाली जाने, और लेयर्स यानी किसके लिए? अंडे के लिए। लेयर्स यानी किसके लिए? अंडे के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां। आगे देखते हैं। आगे इनमें आता है रोग। मुर्गियों में कौन कौन सा रोग होता है? ठीक है, मुर्गियों में सबसे पहला आता है रानीखेत रोग। कौन सा रोग? रानीखेत। रानीखेत रोग को किस नाम से जाना जाता है? न्यूकैसल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कैसा रोग होता है? वायरस जनित होता है। कौन से वायरस के द्वारा फैलता है? पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। उस वायरस का नाम क्या है? पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। मुर्गियों में होता है, इससे होता है क्या? पशु मुंह खोलकर हाँफने लगता है, ठीक है। क्यों हाँफने लगता है? क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। सबसे ज्यादा सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, तो हाँफने लगता है, सांस नहीं आने आ पाता है, और सांस नहीं आने, दम घुटने के कारण वो क्या हो जाता है? मर जाता है, यानी और उसके पैरों में क्या आ जाता है? लकवा जाता है। तो इसका नियंत्रण किससे करें? तो इसके नियंत्रण के लिए अपन वैक्सीन, स्ट्रेन एफ व लसोटा का क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है, ठीक है। टीका कब लगाएंगे? 1 सप्ताह के चूजे में। कब लगाएंगे? 1 सप्ताह के चूजे में। और एक और बात, चूजे में जब 1 सप्ताह के चूजे में ये लगाया जाएगा तो इसकी जो 1 या 2 बूंद है वो नाक में डाली जाती है, नाक में बूंद डाली जाती है। नाक में क्या डाली जाती है? बूंद डाली जाती है, ठीक है। तो ये हो गई। दूसरा जो रोग आता है उसका नाम है चेचक रोग, यानी फाउल फॉक्स।
किस नाम से हो गया? फाउल पॉक्स रोग हो गया। फाउल पॉक्स रोग है, वायरस जनित रोग है। कौन से वायरस के द्वारा फैलता है? बेरिलियोटा एबीपॉक्स, बेरिलियोटा एबीपॉक्स वायरस के द्वारा फैलता है। ज़्यादातर ये मुर्गियों में 8 से 12 सप्ताह के जो चूजे होते हैं, यानी छोटे चूजे होते हैं, उनमें सर्वाधिक फैलता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, लक्षण क्या होता है इसकी? कलंगी और चोंच पर छोटे छोटे फपोले या दाने दिखाई देते हैं। इस तरह के दाने आप देख रहे हो, डायग्राम में देख सकते हो, इस तरह के दाने। और पशु क्या मारता है? सिट्टी मारता है। क्या करता है? सांस लेने में दिक्कत होगी, सिट्टी मारेगा। ठीक है, सांस लेगा तब सिट्टी की आवाज आएगी। उपचार क्या करेंगे? उन जो घाव होते हैं, दाने होते हैं, उनको सिल्वर नाइट्रेट के से अपन घाव को क्या करेंगे? साफ करेंगे। और पॉक्स वैक्सीन का क्या लगाएंगे? टीका। टीका इसमें भी कब लगाया जाता है? 6 से 8 सप्ताह के चूजे को, क्योंकि ये फैलता कब है? 8 सप्ताह बाद। ये 8 सप्ताह से पहले पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? टीका लगाना पड़ेगा। तो 6 से 8 सप्ताह के चूजे को क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है। ठीक है, अगला जो लास्ट आता है अपना, उसका नाम है मेरेक्स रोग। इसके बारे में पूछा हुआ अभी आया था एग्जाम। ठीक है, मेरेक्स रोग किस में फैलता है? ठीक है, तो मेरेक्स रोग मुर्गियों में फैलता है। कैसा होता है? वायरस जनित रोग होता है। ठीक है, मुर्गी का ये फेमस रोग माना जाता है। उपचार किसके द्वारा करेंगे? मेरेक्स वैक्सीन टीका द्वारा। और टीका लगाने का समय 1 से 2 दिन सप्ताह के चूजे में, यानी जो नवजात जो या हैचिंग क्रिया के तुरंत बाद में जो बच्चा बाहर निकलता है, उसमें ये मेरेक्स वैक्सीन का क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है। इसमें भी क्या हो जाती है? इसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, यानी इसकी नाड़ लकवा सा आ जाता है, चलने में असमर्थ होता है। ठीक है, और क्या हो जाता है? मर जाता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, एक रोग होता है खूनी पेचिश। ठीक है, एक और रोग होता है, नंबर 4 पे मैं लिख रहा हूं, खूनी पेचिश। खूनी पेचिश जो होता है प्रोटोजोआ द्वारा। किसके द्वारा होगा? प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? कॉक्सीडिया। कॉक्सीडिया प्रोटोजोआ के द्वारा आता है। मुर्गियों के साथ में सभी पशुओं में फैलने का काम करता है, परंतु यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं तो मुर्गी। ठीक है, क्या होगा उसमें? इसमें यह होगा कि जो पशु है वो हरे और खून जैसे क्या करता है? दस्त, बार बार दस्त करता है, और कैसा? बदबूदार दस्त। ठीक है, तो उसके लिए भी टीके लगाए जाते हैं। और वो टीका आता है खूनी पेचिश का टीका आता है, या अपन बोल सकते हैं ज़्यादातर इसमें क्या किया जाता है? जैसे इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, पशु का कत्लेआम कर दिया जाता है, यानी जिंदा होने के बाद भी उन्हें क्या दें? तो मार दिया जाता है और मर्दा के अंदर दबा दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका मुर्गी पालन। मुर्गी पालन मेरे हिसाब से मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। क्लास फर्स्ट और सेकंड दोनों में अगर देखेंगे तो आपका मुर्गी से संबंधित जितने भी ट्यूशन आते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपको भी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जय भारत, जय हिंद।